हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्सेप्ट में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि लियोनटिफ ने अपने इस कॉन्सेप्ट के बतौर उन्होंने हेक्चर ओलिन थ्योरी पे ऑब्जेक्शन लिया है। क्योंकि उस समय में जब अमेरिका का जो ट्रेड हो रहा था ये रिलेट नहीं कर रहा था जो हेक्चर ओलिन थ्योरी उनकी बेस पे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लियोनटिफ पैराडॉक्स कहा जाता है। तो हम कहें कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये है एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ द कंपैरेटिव कॉस्ट एंड हेक्चर ओलिन थ्योरी। जो हेक्चर ओलिन थ्योरी जो दी थी, इसी थ्योरी पे कई री एग्जामिनेशन किए गए और नए ऐसे रिजल्ट इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहें कि इसकी टेस्टिंग होने लगी कि ये हेक्चर ओलिन थ्योरी सही है या गलत है, और जो लियोनटिफ ने दिया हुआ पैराडॉक्स, जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, ये कितने हद तक ये रियल है और ट्रू है। यही यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करने को ही हमें एम्पिरिकल टेस्टिंग से जो यहाँ पे कंपैरिजन कॉस्ट को क्या है और लियोनटिफ ने दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में कितनी सच्चाई और गहराई है, यही टेस्टिंग करने को यहाँ पे लियोनटिफ पैराडॉक्स यहाँ पे उभर के आता है। हम बेसिकली देखें कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इनमें हमने चार यहाँ पे मेन जो यहाँ पे थ्योरी है, इसे हमने कवर की है, और जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था मर्केंटाइलिज्म क्या है, जहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को माना जाता है, जहाँ पे यूरोप और मेनली यहाँ पे फ्रांस में जितने भी यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म जो बिजनेस या हम कहें कॉमर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, अपनी कंट्री को किस तरह से बिल्ड करे, इसी कॉन्सेप्ट को मर्केंटाइलिज्म माना जाता है। उसके बाद फिर हमें मिलता है फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी नेचुरल ऑर्डर को सपोर्ट करती हुई एक कॉन्सेप्ट हमें मिलती है। तो इसके बाद यहाँ पे एडम स्मिथ ने यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि जिस तरह से मर्केंटाइलिज्म कहता है कि जीरो सम गेम एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी कंट्री का लॉस तो किसी कंट्री का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, बट एडम स्मिथ ही एक पहले ऐसे मोस्टली इकोनॉमिक्स थे जहाँ पे उनकी न्यूज़ से ही हमें मिलता है, उनका जो कॉन्सेप्ट हमें इकोनॉमिक्स को चलाते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। उन्होंने अपने वेल्थ ऑफ नेशन से बताया कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दोनों भी कंट्री अपने अपने हिसाब से उनकी अबेंडेंट क्या है, उनकी रिसोर्सेज क्या है, इसको अगर देखे और परखे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हर दोनों भी कंट्री ले सकती है। यहाँ पे ज़ीरो सम गेम नहीं होगा, ये हमने एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट में देखा। तो उसके आगे गार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट हमें मिलता है। तो इसमें भी हमें पता चलता है कि किसी भी कंट्री की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अबेंडेंट है, इसको गहराई से देखे तो दोनों जो कंट्री में आने वाले प्रोडक्टिव कॉस्ट को अगर कंपैरिजन करेंगे तो रिकार्डियन थ्योरी हमें पता चलती है कि किस तरह से दोनों भी कंट्री प्रॉफिटेबल रह सकती है। तो इन शॉर्टली जो हेक्चर ओलिन थ्योरी है, ये थ्योरी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट का एक्सटेंशन है, जो जहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी, जहाँ पे डेविड रिकार्डो यहाँ पे फेल होते हैं अपने इस कंपैरेटिव कॉस्ट को कौन से पॉइंट पे जाके यहाँ पे हम कंपैरिजन करें और किस तरह से उस प्रोडक्ट की हम किस तरह से डिसाइड करें। तो ये डिसाइड करने में और यही बताने में जहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी यहाँ पे फेल होती है, वही आगे जाके हेक्चर ओलिन थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि कौन से लेवल में जाके वो कंट्री उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सपोर्ट करे और डिसाइड करे। तो उसी के साथ ये जो डेवलपमेंट था जो हेक्चर ओलिन थ्योरी का, ये स्वीडिश इकोनॉमिक्स जो दोनों भी थे, फर्स्टली थे एली हेक्चर और बार्टिल ओहलिन, ये दोनों भी इकोनॉमिक्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपने कंट्रीब्यूशन दी है, इसीलिए उसे हेक्चर ओलिन थ्योरी माना जाता है। और यही तो इसी के साथ जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, ये थ्योरी जो एली हेक्चर, ये उनके गुरु थे बार्टिल ओहलिन के, और उन्होंने ही ये आइडिया दिया था, इसीलिए आगे जाके बार्टिल ओहलिन ने इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके इतना पॉपुलर किया है। तो हम कहें कि ये
हेक्चर ओलिन थ्योरी है ये बेस करती है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू। इन कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाके ही उन्होंने हेक्चर ओलिन थ्योरी को आगे एक्सपैंड किया है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि किस तरह से ये लियोनटिफ पैराडॉक्स बना है। तो ये लियोनटिफ पैराडॉक्स हमें कहता है कि ये एक पैराडॉक्स इस तरह का है जहाँ पे इसे डेवलप किया गया था सोवियत अमेरिकन इकोनॉमिक्स डब्ल्यू लियोनटिफ। लियोनटिफ ने ही इस कॉन्सेप्ट को इतना एक्सपेंड किया और इस लियोनटिफ पैराडॉक्स को इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लिया गया है, जहाँ पे हेक्चर ओलिन थ्योरी ये अमेरिका और उससे रिलेट करने वाले जो ट्रेड है, ये ट्रेड हेक्चर ओलिन थ्योरी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को ही यहाँ पे लियोनटिफ ने जो कहा है वो कहा है कि अगर अमेरिका यहाँ पे कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है तो वो किस वजह से अदर कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रही है वो क्यों लेबर इंटेंसिव गुड को सप्लाई कर रही है। यही ऑब्जेक्शन को हमें लियोनटिफ पैराडॉक्स इसमें हमें पता चलता है। तो लियोनटिफ ने जो पूरा उनका नाम था डब्ल्यू लियोनटिफ, इनका बॉर्न हुआ था 1905 और उनकी डेथ हुई थी 1999 में। तो हमें पता चलता है कि उनका जो बेस रिसर्च था वो था इनपुट आउटपुट एनालाइज, और इसके बतौर ही या हम कहें कि इस कंट्रीब्यूशन पे ही उन्हें नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस जो 1973 में दिया गया था। और ऑब्वियसली उनकी फील्ड जो स्टडी की रही है वो रही है इकोनॉमिक्स। तो इन शॉर्टली हम कहें कि जो डब्ल्यू लियोनटिफ इनका बैकग्राउंड किस तरह से था और उनकी एग्जैक्टली जो कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ की इकोनॉमिक्स को लेके किस तरह से थी, और यही से हमें पता चलता है उनकी इस लियोनटिफ पैराडॉक्स। इंटेंसिटी और फैक्टर अबेंडेंट, इन दोनों कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है कि किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेस है ये रिसोर्सेस किस तरह से अवेलेबल है। अगर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो उस पे ही फोकस करें और चिपली यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा इसका ही ज़्यादा प्रोडक्शन उस कंट्री को करना चाहिए, जिसे फैक्टर अबेंडेंट कहा जाता है। तो दूसरा हमें पता चलता है कि उस कंट्री में किस तरह से उस गुड्स को लेके इंटेंसिव है और किस तरह से इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो उस कंट्री में अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो उसको फोकस करे और ज़्यादा प्रोडक्शन लिए और चिप लेवल में यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। अगर उस कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज कम है तो प्रोडक्शन लेने में वो एक्सपेंसिव हो सकता है, तो उसका यहाँ पे प्रोडक्शन ना ले बल्कि अदर कंट्री से जब ट्रेड करेंगे तो उससे हमें उस कंट्री से वो गुड्स इंपोर्ट करना चाहिए। और जितना हमारे पास मोर यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा चिपली लेवल पे, यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो यही यहाँ पे हमें पता चलता है कि लेबर अबेंडेंट कंट्री किस तरह से है और कैपिटल अबेंडेंस कंट्री कौन सी है। तो यही कॉन्सेप्ट उन्होंने गुड्स को लेके और उस कंट्री की सिलेक्शन करने तक हमें पता चलता है। और दोनों भी कंट्री की जो इंटरनेशनल ट्रेड होगी ये 1:1 होगी। तो दोनों कंट्री का लेबर हो या कैपिटल हो, इन दोनों का रेशो 1:1 ही आएगा। यही इन शॉर्टली कहा गया था हेक्चर ओलिन थ्योरी में। इस तरह से हमें इस लियोनटिफ पैराडॉक्स में एक क्वेश्चन उभर के आता है कि ये एग्जैक्टली ये लियोनटिफ पैराडॉक्स है क्या। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स ये हमें कहता है कि कैपिटल अबेंडेंट कंट्री एक्सपोर्ट टू लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड लेबर अबेंडेंट कंट्री एक्सपोर्ट टू कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। दिस रिफ्लेक्ट call as the Leontief paradox. This the conclusion goes to against to HO theory. तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है इसे करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, बट वो कर रहा है एक्सपोर्ट क्या करेगा तो लेबर इंटेंसिव गुड्स को कर रहा है। तो लेबर अबेंडेंट कंट्री क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए, तो उसे लेबर इंटेंसिव गुड्स को करना चाहिए, बट वो एक्सपोर्ट क्या कर रही है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को कर रही है। तो ये जो डिफरेंस है या हम कहें कि ये जो रिफ्लेक्शन है, जिस कंट्री को रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल है वो न करके जो चिपली नहीं है, जो एक्सपेंसिव है, वही कर रही है
इस जो डिफरेंस यहाँ पे उन्होंने कहा है एचओ थ्योरी का, जो अगेन जाके जो कॉन्सेप्ट इन्वर्सली यहाँ पे उल्टा, जो हम कहें कि हमें उल्टा यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, इसी रिफ्लेक्ट को कहा जाता है लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो एग्जैक्टली ये लियोनटिफ पैराडॉक्स हमें कौन से ईयर का बेस लेते हैं, तो डब्ल्यू लियोनटिफ इस एनालाइज करने के लिए 1947 का ईयर यहाँ पे बेस ईयर लेते हैं, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हमें 1953 में प्रेजेंट किया। जब ये लियोनटिफ पैराडॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, पब्लिश किया गया, तो लोगों को हेक्चर ओलिन थ्योरी पे लिया हुआ ऑब्जेक्शन यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में किया गया हुआ क्रिटिसाइज, ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पे रिलीज़ हुआ, और हमें आगे जाके इतनी गहराई के साथ इस लियोनटिफ पैराडॉक्स को लिया गया, और इसके साथ साथ कई यहाँ पे री एग्ज़ाम किए गए, और यहाँ पे और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लियोनटिफ पैराडॉक्स पे और एचओ जो हेक्चर ओलिन थ्योरी को क्वेश्चन करने की नौबत आई। तो यहाँ पे चेक करते हुए, या हम कहें कि रेस टेस्टिंग भी किए गए कि एग्जैक्टली कौन सा सही है, लियोनटिफ पैराडॉक्स जो कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, या हम कहें कि हेक्चर ओलिन थ्योरी जो यहाँ पे पब्लिश की गई थी तो ये सही है। यही दोनों को यहाँ पे इम्पेरियल टेस्ट करने की नौबत यहाँ पे आगे जाके आती है। हेक्चर ओलिन इस थ्योरी को जब ऑब्जेक्शन लिया गया डब्ल्यू लियोनटिफ इनके द्वारा, तो यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन करने में लियोनटिफ वर्क और उसके एक्सपोज जो किए गए हैं मैथोलॉजिकल और स्टैटिस्टिक वीकनेस को आगे करके यहाँ पे रीज़न दिया गया कि हेक्चर ओलिन थ्योरी सही है, और ये जो लियोनटिफ पैराडॉक्स है ये बेस ईयर जो उनका है 1947 एक ऐसी कंडीशन के साथ यहाँ पे नज़र आता है कि क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसके नियरली ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे 1939 टू 1945 इस ईयर के साथ यहाँ पे स्टार्ट था, और इसका इन भी इस 1945 में हुआ था। तो हमें पता चलता है कि जो बेस ईयर लिया गया है वो था 1947, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी ये कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज कंडीशन में थी, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर के द्वारा यहाँ पे अमेरिका अगर जीती है तो उसके साथ साथ उन्होंने कई यहाँ पे इकोनॉमिकली, फिजिकली और ह्यूमन लॉस भी झेले हैं। तो इनका इम्पैक्ट भी इस ईयर में हमें पता चलता है, क्योंकि लियोनटिफ ने इस ईयर को जब लिया तो ये नॉर्मल ईयर नहीं था, और ये ईयर एग्जैक्टली एक ऐसे समय के साथ गुजरा है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर इस कंडीशन को फेस करती हुई अमेरिका भी गुजरी है। तो इसमें जीतने वाला भी एक तरह का लॉस ही उसका होता है, तो ये जीत भी हार ही मानी जाती है। उसी के साथ जहाँ पे लियोनटिफ ने अपनी इस इम्पीरियल टेस्टिंग को दिए हैं 1953 में अमेरिका का किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये शॉकिंग करने वाला और अगेंस्ट था हेक्चर ओलिन थ्योरी के अगेंस्ट ही इस कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे फिर भी हमें पता चलता है कि लियोनटिफ ने यहाँ पे 200 ग्रुप थे इंडस्ट्री के जो कंसिडरेट करते थे 50 सेक्टर से रिलेट करते थे, और उसमें से 38 जो ट्रेड हो रहे थे ये डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट के साथ अपना बिजनेस कर रहे थे। तो इनमें जो उन्होंने एनालाइज किया है और ये पता चलता है कि उनकी स्टडी यहाँ पे दो फैक्टर पे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया जाता है, एक था लेबर और एक था कैपिटल। तो ये हमें पता चलता है कि उनकी इन शॉर्टली कहा जाएगा कि यूएसए एक कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, तो उसको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स पे, ना कि वो कर रहे हैं जो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन लेके वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है डोमेस्टिक कैपिटल एंड लेबर रिक्वायरमेंट फॉर पर $1 million ऑफ यूएस एक्सपोर्ट एंड
कंपैरेटिव इंपोर्ट रिप्लेसमेंट इन 1947। इस टेबल के साथ हमें पता चलता है कि डोमेस्टिक कैपिटल और लेबर यहाँ पे जो पर मिलियन डॉलर यहाँ पे यूएसए का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरह से होता है 1947 में, और इनमें क्या डिफरेंस यहाँ पे लियोनटिफ को मिले हैं, यही हमें इस टेबल के साथ हमें पता चलता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और यहाँ पर अमेरिका का इंपोर्ट जो रिप्लेसमेंट है, ये हमें दो तरीके से यहाँ पे पता चलता है। फर्स्ट में हमें यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे डॉलर अर्थ 1947 प्राइस के बतौर हमें मिलता है। तो लेबर मैन ईयर्स और कैपिटल लेबर रेशो यहाँ पे डॉलर पर मैन ईयर, इस तरह से हमें इस टेबल के साथ क्या रिज़ल्ट मिला। और यहाँ पे लियोनटिफ ने दिया हुआ जो रिज़ल्ट है ये 1947 जो बेस ईयर करके जो उन्होंने पब्लिश किया 1953 में। तो यहाँ पे इस 1947 में जो एक्सपोर्ट किया गया कैपिटल का डॉलर अर्थ 1947 की प्राइस लेवल पे, तो वो था 25,50,780। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है था 30,91,339। जहाँ पे दोनों में डिफरेंस यहाँ पे इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, ये जो गैप है, यही गैप ये शॉकिंग करने वाला और कई लोगों को यहाँ पे सोचने को मजबूर करने वाला अमेरिका की जो एनालाइज उन्होंने प्रेजेंट किया, यही हमें दिखाई देता है कि इसी वजह से ही लियोनटिफ को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो लेबर मैन ईयर्स यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 1,82,313 और जो इंपोर्ट किया गया था वो था 1,70,004। जो यहाँ पे डिफरेंस हमें ये भी पता चलता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यहाँ पे लेबर मैन ईयर भी यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तो इनका रेशो भी हमें यहाँ पे डिफरेंसली दिखाई देगा। जो कैपिटल लेबर रेशो डॉलर पर मैन ईयर जो है वो था 13,911 जो एक्सपोर्ट था, और इंपोर्ट था 18,185 जो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट। इन दोनों में भी यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एक्सपोर्ट किया गया है उसका रेशो, कैपिटल लेबर का रेशो, और इंपोर्ट किया गया जो कैपिटल लेबर रेशो, इनमें भी डिफरेंस हमें पता चलता है। तो ये शॉकिंग रिजल्ट यहाँ पे 1947 का ईयर हमें पता चलता है। और इसी बेस पे लियोनटिफ ने हेक्चर-ओलिन थ्योरी, ये क्यों यहाँ पे कंटिन्यूसली उन्होंने दिया हुआ जो फार्मूला यूज़ होगा और उनकी थ्योरी किस तरह से कितने और साल तक यहाँ पे रिजल्ट सेम देती हुई देगी, यही क्वेश्चन आगे जाके हमें इस लियोनटिफ पैराडॉक्स के साथ पता चलता है। तो इसी के आगे जाके कई इकोनॉमिस्ट और कई यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्वेश्चन करने लगे थे, और इसके वजह से ही इंपीरियल टेस्टिंग ऑन हेक्चर-ओलिन थ्योरी पे किए गए थे। तो उसमें फर्स्ट जो यहाँ पे थे जापान, जो 1959 में उन्होंने इंपीरियल टेस्टिंग यहाँ पे दी है। जो इकोनॉमिक्स थे टाटामोटो और इचिमुरा, इन्होंने जापान के अंदर और किस तरह से अमेरिका, इन दोनों और अदर कंट्री, इनमें जो यहाँ पे ट्रेड होगा इनका क्या रिजल्ट है, ये प्रेजेंट किया 1959 में। तो इस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिस्ट टाटामोटो और इचिमुरा, इन्होंने यहाँ पे लियोनटिफ पैराडॉक्स को सपोर्ट किया, जहाँ पे जापान लेबर अबेंडेंट कंट्री है, तो इंपोर्ट कर रही है लेबर इंटेंसिव गुड्स लाइक रॉ मटेरियल और ईटीसी। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है जापान कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर्स, टीवी, वॉचेस, इनको। और हम देखें अगर लेबर अबेंडेंट कंट्री यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जापान उस समय में 75% जापान एक्सपोर्ट कर रहा था डायरेक्टली अदर कंट्री को यहाँ पे कैपिटल अबेंडेंट गुड्स को लेके। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ द हेक्चर-ओलिन थ्योरी को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया यहाँ पे जापान के द्वारा, जहाँ पे टाटामोटो और इचिमुरा इन्होंने क्वेश्चन किए, और इनकी एनालाइज यहाँ पे सपोर्ट करती है लियोनटिफ पैराडॉक्स को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपीरियल टेस्टिंग की गई थी, वो थी ईस्ट जर्मनी, जहाँ पे 1956 में ये रिज़ल्ट दिया गया था। और इकोनॉमिक्स थे यहाँ पे डब्ल्यू स्टॉपलर और के रोसकैम्प।
इनके द्वारा यहाँ पे ये एनालाइज किया गया और ये पता चला कि उस समय में जहाँ ईस्ट जर्मनी ये जो अपनी ट्रेड कर रही थी वो 75% अदर कंट्री के साथ यहाँ पे कम्युनिस्ट ब्लॉक के, जो हम कहें कि कम्युनिस्ट जो रिलीजन थे उनके साथ यहाँ पे ये कंट्री यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ईस्ट जर्मनी यहाँ पे रिलेटिवली मोर कैपिटल अबेंडेंट कंट्री मानी जाती थी और आगे जाके भी और भी यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी जो एक्सपैंड है ये और भी आगे जाके बढ़ती है। तो उसी के साथ ये भी हो पता चलता है कि सेम टाइम में यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे एक कंट्री रिलेट करती थी कैपिटल इंटेंसिव और इंपोर्ट कर रही थी लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे इस जर्मनी जो थी वो भी यहाँ पे लियोनटिफ पैराडॉक्स को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा बनता है कनाडा, जो उनका रिजल्ट हमें उनकी इकोनॉमिक्स DF वॉल इन्होंने 1961 में दिया था। और हमें ये भी पता है कि अमेरिका और कनाडा का एक ट्रेडिंग जो यहाँ पे रिलेशनशिप है और भी यहाँ पे डीपली है, और कनाडा का मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो ट्रेड है ये ट्रेड अमेरिका के साथ ही होता है। तो यहाँ पे जो कैनेडियन एक्सपोर्ट था वो USA के साथ साथ यहाँ पे मेजर ट्रेडिंग पार्टनरशिप यहाँ पे कनाडा को माना जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे जो इंपोर्ट ज़्यादा किया गया, और कनाडा सपोर्ट करता है लियोनटिफ पैराडॉक्स को, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि हेक्चर-ओलिन थ्योरी किस तरह से यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, क्योंकि कनाडा का जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है ये कैपिटल इंटेंसिव को यहाँ पे नज़र रखते हुए ही हुआ है, और अमेरिका यहाँ पे इंपोर्ट कर रही थी यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को और एक्सपोर्ट कर रही थी लेबर इंटेंसिव गुड्स को। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे कनाडा यहाँ पे सपोर्ट उनका जो ट्रेड हो रहा था ये ट्रेड यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सपोर्ट करता है लियोनटिफ पैराडॉक्स को। और हमारा फोर्थ यहाँ पे जो एनालाइज यहाँ पे मिला है इंपीरियल टेस्टिंग का, वो इंडिया के साथ मिला था। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे R भारद्वाज, इन्होंने 1961 में ये रिज़ल्ट भारत की ओर से यहाँ पे प्रेजेंट किया था। और इनमें हमें पता चलता है कि इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है लेबर इंटेंसिव गुड्स को और इंपोर्ट कर रही थी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। बट भारद्वाज ये भी हमें कहते हैं कि जहाँ पे वो लियोनटिफ पैराडॉक्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो अदर कंट्री के साथ यहाँ पे जो रिलेट कर रही है या ट्रेड कर रही है, ये भी उनकी जो कैपिटल अबेंडेंट है या लेबर अबेंडेंट जो डिफरेंस उनको अगर मिलता है तो उसके साथ वो उनका ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इंपीरियल टेस्टिंग में यहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है और लेबर इंटेंसिव गुड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसको सपोर्ट करते हुए R भारद्वाज यहाँ पे इस लियोनटिफ पैराडॉक्स को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है। और उसी के साथ आगे जाके भी हमें पता चलता है कि जो लियोनटिफ पैराडॉक्स को सपोर्ट करते हुए जो उनकी स्टडी है वो 1956 में यहाँ पे और भी पता चलता है कि उनका जो रिलेट करने का जो ट्रेड यहाँ पे जो स्टडी में कनाडा, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस और नॉर्वे, इनमें भी हमें पता चलता है कि वो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट कर रही है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। इस तरह से यहाँ पे लियोनटिफ पैराडॉक्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लेते हुए हमें पता चलता है कि हेक्चर-ओलिन को और अमेरिका के यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है इस पे ऑब्जेक्शन लेके उन्होंने अपना एक पैराडॉक्स यहाँ पे, या हम कहें कि लियोनटिफ पैराडॉक्स के साथ हम उसे पहचानते हैं। बट कई इकोनॉमिक्स या कई दुनिया के जानते हुए इस तरह से यहाँ पे लियोनटिफ ने ये क्वेश्चन जो किया और ऑब्जेक्शन जो लिया है हेक्चर-ओलिन थ्योरी पे, कई इकोनॉमिक्स ने उनकी इस कॉन्सेप्ट को या हम कहें कि उनके पैराडॉक्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हुए ये एक्सप्लेन किए हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं लगता है, क्योंकि हेक्चर-ओलिन थ्योरी ये एक इंटरनेशनल ट्रेड को हम कहें कि जितनी भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है ये कई हद तक यहाँ पे सक्सेसफुल
होती हुई दिखाई देती है। तो हमें पता चलता है कि इसमें जो क्रिटिस किए गए हैं ये इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट है इनहेरेंट बाइस। इस कॉन्सेप्ट को हमें पता चलता है कि ये जो लियोनटिफ ने जो ईयर लिया था वो 1947 ये बेस ईयर को लिया था, और ये रिलेट कर रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 टू 1945 के बीच में। तो ये इकोनॉमिकली कंडीशन यहाँ पे अमेरिका की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। भले वो जीत गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट वो भी जीतने के साथ साथ हार ही गई थी, उनमें कई लॉसेस उनको झेलने पड़े थे। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे पूरी तरीके से फिर से उभरा नहीं था। जो 1945 के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 1947 ईयर यहाँ पे जो कैच किए हैं तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो यहाँ पे इनहेरेंट बाइस यहाँ पे हम समझे कि ये समझ ही था कि उनका कि ये अब पर्टिकुलर ईयर है और ये जो रनिंग ईयर है या हम कहें कि सब अलबेल कंडीशन वाला 1947 यहाँ पे सोच यहाँ पे लियोनटिफ ने लिए है। हमारा सेकंड पॉइंट बनता है इंक्लूशन ऑफ द इंडस्ट्री विद द लो कैपिटल इंटेंसिव। इस कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि यहाँ पे लियोनटिफ ने जो यहाँ पे एनालाइज किया है, ये एनालाइज यहाँ पे इंडस्ट्री जो उनकी लो कैपिटल इंटेंसिटी है इनको ही बेस करते हुए इस कॉन्सेप्ट में एनालाइज में हमें यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलता है जो यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगता अमेरिका का जो एनालाइज किया गया था। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉडल। इस पॉइंट में हमें पता चलता है कि यहाँ पे लियोनटिफ ने जो फिक्स इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट इस कॉन्सेप्ट को लिया था जो रियलिस्टिक नहीं लगता है, और क्योंकि फिक्स इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट यहाँ पे हर समय हर टाइम पे ये सेम कंडीशन में नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेशंस। एग्रीगेशंस इस कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है कि लियोनटिफ जो इन्वॉल्व थे बेस ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम दिस द aggregation in the input output matrix indirectly computations of the capital output और लेबर रेशो जो यहाँ पे कई यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करती हुई एग्रीगेशंस को यहाँ पे किया गया है, जो एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया, कई प्रॉब्लम का मिक्सअप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इररिलेवेंट फैक्टर इंटेंसिटी कंपैरिजन। किसी भी कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो उनका कैपिटल अबेंडेंट और यहाँ पे लेबर अबेंडेंट इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम रिलेवेंट नहीं कर सकते कि फैक्टर की इंटेंसिटी यहाँ पे दोनों में कितनी है, तो ये सही तरीका नहीं माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेगलेक्ट ऑफ द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे लियोनटिफ ने किसी भी कंट्री का जो नेचुरल रिसोर्सेज है इस पे फोकस करते हुए एक्सप्लेन नहीं किया है। नेचुरल रिसोर्सेज उस कंट्री का यहाँ पे मेन पॉइंट होता है जो यहाँ पे उनको प्रोडक्शन लेने में या हम कहें कि इंटरनेशनल ट्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल देने में नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेगलेक्ट ऑफ अ डिफरेंस इन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। इस पॉइंट में हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो लियोनटिफ ने यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कैपिटल इनमें डिफरेंस उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जो माना है जो कैपिटल मल्टीप्लायर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट ये रिलेट कर रहा है जो केन्स का मल्टीप्लायर जो इन्वेस्टमेंट का है इससे ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कैपिटल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेगलेक्ट द ह्यूमन कैपिटल। किसी भी कंट्री के लिए उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है या हम कहें कि ह्यूमन जो कैपिटल है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इग्नोर किया गया है या हम कहें कि नज़रअंदाज किया गया है लियोनटिफ के द्वारा, जो इस पैराडॉक्स में इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इफेक्ट ऑफ डिमांड कंडीशन। किसी भी कंट्री की यहाँ पे अगर कैपिटल अबेंडेंट कंट्री अगर होती भी है तो उसमें यहाँ पे लेबर इंटेंसिव गुड्स को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट या हम कहीं डिमांड अगर बढ़ती है तो उस कंट्री को भी यहाँ पे डिमांड कंडीशन के बेस पे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसे भी यहाँ पे इग्नोर किया गया है कि अगर कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है तो ये लेबर इंटेंसिव गुड्स को भी डिमांड कर सकती है। इसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अनबैलेंस्ड ट्रेड।
अनबैलेंस ट्रेड यहाँ पे लियोनटिफ पैराडॉक्स में हमें पता चलता है कि उन्होंने जो ट्रेड इम्बैलेंस इस कंट्री को लेके उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि 1947 का ये जो ईयर था ये यहाँ पे सरप्लस कंडीशन में माना गया है, नॉर्मल कंडीशन का ईयर ये नहीं था। तो यहाँ पे अनबैलेंस ट्रेड इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस कंट्री के लिए ट्रेड नहीं था उस ईयर में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एनालाइज कंसर्न विद द सिंगल कंट्री। लियोनटिफ ने इस कॉन्सेप्ट में हम कहे कि एनालाइज जो किया है वो अमेरिका का यहाँ पे सिंगल कंट्री के बेस पे ही किया है, और उनके साथ होने वाले जो यहाँ पे ट्रेड है उसका ही यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो यहाँ पे लार्ज स्केल में यहाँ पे एनालाइज नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। अमेरिका की यहाँ पे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है ये डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री की जो लेबर है इनसे कई गुना होती है और हो सकेगी। तो इसको भी यहाँ पे इग्नोर किया गया है, क्योंकि अगर अमेरिका अगर लेबर इंटेंसिव गुड्स को अगर सप्लाई करती भी है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एडवांस लेवल की यहाँ पे लेबर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, इसको ही नहीं सोचा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेग्लेक्ट ऑफ द टैरिफ। टैरिफ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इग्नोर किया है, उसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि कई कंट्री अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए टैरिफ यहाँ पे लगाती है। तो इसको यहाँ पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इग्नोर यूएसए लेबर फैक्टर इफिशियंसी। जो लेबर फैक्टर जो इफिशियंसी है अमेरिका की, इसको इग्नोर ही किया गया है। और हमारा लास्ट पॉइंट जो बनता है एनालाइज बेस ऑन द सम सेलेक्टेड इंडस्ट्री एंड सम इम्पोर्टेंट कंपनीज डाटाबेस। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है लियोनटिफ के इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो बेस ईयर लिया था 1947 में, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो लियोनटिफ ने सिलेक्ट किए थी इंडस्ट्री और सम इम्पोर्टेंट कंपनीज़ का डेटाबेस पे ही यहाँ पे लिया गया है, जहाँ पूरी तरीके से यहाँ पे डेटाबेस इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री को सिलेक्ट नहीं कर पाई और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंपनी को भी सिलेक्ट नहीं करने की वजह से ही यहाँ पे आधा अधूरा ये लियोनटिफ का पैराडॉक्स माना जाता है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में एक इस तरह से यहाँ पे क्रिटिक्स किए गए हैं लियोनटिफ का पैराडॉक्स जो माना जाता है। इसी तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।